अब आस्था को पहले से कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन तभी आईने में देखते हुए आस्था का ध्यान अपने गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में लगे सिंदूर पर गया। अब आस्था गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर अरमान के चारों दोस्त नीचे कमरे में मुंह फुलाए बैठे थे। आहान उन्हें समझाते हुए कहने लगा, यार तुम लोगों को अरमान ब्रो की आदत के बारे में तो पता ही है ना, तो तुम्हें इस तरह से उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम सब तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने भाभी के सर पे गोली नहीं मारी। आकाश, जो कि पहले से ही चिढ़ा हुआ था, झल्लाते हुए बोला, अरे उसे भी तो थोड़ी समझ दिखानी चाहिए थी ना यार। वैसे भी हमारे यहाँ से वापस जाने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। फिर हम वापस अपने अपने मेंशन और फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ दादाजी की वजह से आए थे, क्योंकि वो हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुझे और अरमान को करते हैं, समझा? उनके लिए हम सब उनके पोतों से कम नहीं है। सिर्फ उनके लिए इतनी इंसल्ट सही है हमने। हो गया तुम लोगों का। आस्था से बात कर दादाजी सीधे उन चारों के पास आ गए। दादाजी ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, तुम सबको अपने खड़ूस भाई के बारे में पहले से ही पता है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम चारों को बहू की मदद करनी होगी ताकि वो और अरमान एक हो सके। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वो चारों हैरानी से उन्हें देखने लगे। ध्रुव मना करते हुए बोला, दादाजी, आप चाहे मुझे दुनिया का कितना ही सीरियस केस क्यों न दे दें, मैं उसका इलाज कर दूंगा। लेकिन आप जो ये काम मुझसे कह रहे हैं, ये मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। सुमित ने भी हाथ खड़े कर लिए और बोला, दादाजी, आप अपने पोते को अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसे हमारी इस बात के बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वो हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर ही मुझे पसीने आ रहे हैं। अब जैसे ही उन चारों ने अपने अलग अलग बहाने देकर हाथ खड़े कर दिए, तब दादाजी गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहने लगे, नालायकों, मुझे तुम लोगों से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कहने को तो तुम सब अरमान के दोस्त हो, लेकिन इस तरह से उससे डरते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम सबको अपने दोस्त की कोई फिक्र नहीं है? वैसे भी मैंने तुम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किया है। मैंने तुम सबको हुक्म दिया है कि तुम लोगों को मेरी बात माननी ही होगी। और हाँ, अब तुम चारों को कल से बहू की हर काम में मदद करनी होगी। याद रखना, अगर मेरी बहू की आंखों में एक भी आंसू आए तो मैं तुम चारों की खटिया खड़ी कर दूंगा। दादाजी वहाँ से निकल गए और चारों बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी आहान ने कहा, भाई सुबह होने वाली है, केवल 2 घंटे बाकी हैं। मुझे लग रहा है कि हमें फटाफट से जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वरना दादाजी हमें सुबह सुबह जल्दी उठा देंगे और उसके बाद पूरा दिन हमें उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। वरना आप सबको तो पता ही है, दादाजी को देर से उठने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो मैं भूल ही गया। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। और वैसे भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझसे सुबह बिल्कुल नहीं उठा जाएगा, और दादाजी की इस बार की कोई भी पनिशमेंट मैं नहीं झेल पाऊंगा। चारों जल्दी से उल्टा सीधा भागते हुए कमरे में पहुंच गए। वो चारों ज्यादातर एक ही कमरे में अलग अलग बेड लगाकर सोते थे और खूब देर तक मौज मस्ती करते थे। उन चारों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो चारों अपनी ही फील्ड के सबसे ज्यादा कामयाब लड़के थे। जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गए। इधर अरमान अपने कमरे में था, लेकिन कुछ देर पहले तक यहाँ आस्था भी थी, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरी तरह से उस कमरे में महक रही थी। अरमान अब इस खुशबू से इरिटेट हो गया। अरमान गुस्से में बेडशीट उठाकर नीचे फेंकते हुए चिल्लाया, 2 मिनट में मेरा बेडशीट चेंज करो। अगले ही पल 2 नौकर भागते हुए वहाँ पर आए और बेडशीट चेंज कर दिया। अरमान के घर पर 24 घंटे दिन और रात नौकर अवेलेबल रहते थे, लेकिन कोई फीमेल स्टाफ नहीं थी, सारे मेल स्टाफ ही थे, क्योंकि अरमान को लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक यही वजह थी कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस दिन दादाजी ने अपनी सीरियस बीमारी के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में अरमान से कहा, तो चाहकर भी अरमान उन्हें मना नहीं कर पाया। लेकिन अब अरमान फिर इरिटेट हो चुका था, क्योंकि आस्था से शादी करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे खुद कुछ नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। बेडशीट चेंज होने के बाद उसे बेहतर फील हुआ और जल्दी ही उसे नींद आ गई। सभी 4 बजे के करीब सोए थे, लेकिन आस्था बहुत जल्दी ही 2 घंटे की नींद पूरी होने के बाद उठ गई और उठकर सबसे पहले अपने आप को आईने में देखा। कुछ पल आस्था अपने आप को देखती रही और बड़बड़ाते हुए बोली, एक ही दिन ने
मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पूरे सपने, सब कुछ पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आस्था की आंखों के किनारे एक बार फिर भीग गए। आस्था ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं आस्था, तू इस तरह से नहीं टूट सकती है। तूने तो इससे भी बुरे दिन देखे हैं। तू ऐसे कैसे टूट सकती है? तुझे हौसला रखना होगा आस्था। अब तू सिर्फ ये सोच कि तू इस कैद से कैसे निकलेगी। जो ये बंदूक वाला मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम का फंदा तेरे गले में अटक गया है, तू उससे कैसे निकलेगी? कुछ ना कुछ सोच आस्था, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती है। आस्था खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी और खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। तभी आस्था को कल रात दादाजी ने जो बातें कही वो याद आने लगी थी। आस्था सोचने लगी, अगर वाकई अरमान सिंघानिया बदल जाता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तब आसानी से दादाजी मुझे अरमान सिंघानिया की कैद से आजाद कर देंगे। साथ ही डॉक्टर बनने में मेरी मदद भी करेंगे। वैसे भी मेरी जिंदगी ने मुझे सिर्फ चैलेंजेस ही दिए हैं। इस शादी को भी चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना ही होगा। आस्था ने एक गहरी और लंबी सांस ली और अपने आप को सबके सामने जाने के लिए तैयार करने लगी। आस्था ने शुरू से ही हार मानना नहीं सीखा था। बहुत कम उम्र में ही उसने जिंदगी को उस नजर से देखना शुरू कर दिया था जो नजर शायद किसी में मैच्योर होने के बाद आती है। सबसे पहले फ्रेश होकर उसने अपना एक और नया जोड़ा पहना। आस्था बड़बड़ाते हुए बोली, अब मैं तैयार कैसे हूँ? अरे हाँ, मनोरमा आंटी की बहू शादी के बाद जिस तरह से सज धज कर रहती थी, शायद मुझे भी वैसे ही तैयार होना पड़ेगा। उसने चेक किया। उसकी नानी ने उसके लिए नई पायल भेजी थी जो उन्होंने बहुत पहले उसके लिए बनवाई थी। उसने वो पायल पहन ली और कुछ चूड़ियां भी पड़ी हुई थी जो उसने शादी में पहनने के लिए ली थी। फिर मांग में लगे सिंदूर को उसने अपने बालों में छिपा लिया क्योंकि उसे रह रहकर कुछ शर्म महसूस हो रही थी। उसके लिए ये सब नया था और वो इस तरह से सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। फिलहाल उसने मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से कवर कर लिया और सिंदूर को बालों से छिपा लिया, जिससे पता नहीं चल रहा था कि उसने सिंदूर लगाया है या नहीं। जल्दी ही आस्था दरवाजा खोलकर वहां से सीढ़ियों की ओर जाने लगी। इधर दादाजी ने चारों दोस्तों के ऊपर पानी डालकर उन्हें उठा दिया था और अब वो चारों जॉगिंग कर दादाजी के साथ हॉल में बैठे हुए थे। वहीं उन चारों के चेहरे पर थकावट थी। ध्रुव तो गुस्से से दादाजी को घूर रहा था। तब सुमित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, इस तरह से उन्हें मत घूर, कहीं ऐसा ना हो कि दादाजी तुझे ही सजा सुना दें। चिढ़कर ध्रुव ने सुमित को देखा। आंखों में गुस्सा लिए उसने सुमित को अपनी आंखों से वार्न किया, फिर मुस्कुराने लगा क्योंकि चारों ही एक दूसरे को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते थे। दादाजी ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे नलायकों, अगर सुबह जल्दी टाइम से नहीं उठोगे तो मालदार कैसे बनोगे, कैसे हेल्दी बनोगे? इसीलिए मैं तुम लोगों को सुबह जल्दी उठाता हूँ क्योंकि हेल्दी रहना जरूरी है। अब तुम लोग 20 मिनट में नहा धोकर मुझे डाइनिंग टेबल पर मिलो। तभी वहां चूड़ियों और पायल की आवाज गूंजने लगी। सभी को ये आवाज बड़ी मीठी और प्यारी लगी क्योंकि इतने सालों में उन्हें पहली बार सिंघानिया मैंशन में इस तरह से पायल की आवाज सुनाई दी थी। चारों बड़े ही गौर से सीढ़ियों की ओर देखने लगे। सीढ़ियों से उतरते हुए आस्था नीचे आ रही थी। आज उसने किसी तरह का कोई घूंघट नहीं लिया था। वो डरी सहमी नीचे आ रही थी। आस्था को देखते ही वो चारों अपनी पलकें झपकाना भूल गए और अपनी जगह से खड़े होकर बेख्याली से आस्था की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आस्था के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर में आस्था उन सबके सामने आ गई। सभी को अपनी ओर देखते हुए पाकर वो घबरा गई। उसे अनकंफर्टेबल लगने लगा। जल्दी ही आस्था ने अपने सिर पर दुपट्टा लिया और दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब भाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। दादाजी का आशीर्वाद सुनने के बाद आस्था के गाल थोड़े से लाल हो गए। अब ऐसे ही मूर्ति बनकर भाभी को देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? चलो चारों अपनी भाभी के पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। आहान ने हैरान होकर कहा, क्या दादाजी, आप अभी भी अपने पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? आशीर्वाद लो, हम तो अपने तरीके से विश करेंगे। आहान ने आस्था को साइड हक कर लिया और एक्साइटेड होकर बोला, गुड मॉर्निंग। आहान के छूने पर आस्था सहम उठी। उसके लिए ये बहुत अजीब सिचुएशन थी।
वो जिस माहौल में पली बढ़ी थी वहाँ किसी लड़के को छूना गलत बात समझी जाती थी, लेकिन ये सब लोग कैजुअल तरीके से आस्था से बात कर रहे थे और आस्था के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। तभी सुमित आगे आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल भाभी। आस्था थोड़ा शर्मा गई, फिर उसने भी हाथ मिला लिया। तभी आकाश आस्था के सामने आया और एक प्यारा सा सफेद रंग का फूल आस्था को देकर बोला, I wish you very happy and healthy morning, भाभी। सभी अलग अलग तरीके से आस्था को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। आस्था के चेहरे की खुशी देखकर दादाजी ने आंखें बंद कर मन ही मन कहा, फाइनली बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। बस अब इसकी खुशियों पर नजर ना लगे। क्या आस्था अरमान के ठंडे और बेरहम रवैये के पीछे छिपा सच जान पाएगी, या ये रिश्ता उसके लिए कैद साबित हो जाएगा, या किसी नए मोड़ की शुरुआत होने वाली है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन आस्था की नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव को देखते ही आस्था के चेहरे पर चमक आ गई। वो सीधा ध्रुव के सामने जाकर खड़े कर कहने लगी, आप ध्रुव है ना? ध्रुव सक्सेना, द फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट। ध्रुव पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई। उसने कहा, जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है और मैं फेमस हार्ट सर्जन भी हूँ। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है भाभी कि आप मुझे जानती हैं। तभी बाकी तीनों जलन से ध्रुव की ओर देखने लगे। आहान धीमे लहजे में बोला, अरे भाभी ध्रुव को जानती है? मतलब ध्रुव और भाभी जल्दी दोस्त भी बन सकते हैं। अरे वाह बेटी, क्या तुम सच में इस नालायक को जानती हो? आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखकर बोली, दादाजी, इन्हें कौन नहीं जानता? ये बहुत बड़ी डॉक्टर है और बहुत फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट भी। इनसे मिलना तो मेरा ड्रीम था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे आइडल मुझे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आस्था ध्रुव पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। आहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगा, अगर मुझे पता होता कि भाभी को डॉक्टर्स इतने पसंद है तो मैं कॉलेज जाने के बजाय डॉक्टर ही बन जाता। हाँ, अगर हमें पता होता तो मैं बिजनेसमैन बनने की बजाय कोई छोटा डॉक्टर ही बन जाता। हाँ ना, मैं भी 7 स्टार होटल खड़ा करने की बजाय कोई डॉक्टर या नर्स का ही काम कर लेता। तीनों ही ध्रुव की तारीफ सुनकर मुंह बनाने लगे। आस्था उन सब की ऐसी शक्लें देखकर और उनका बेचारा सा मुंह और बेतुकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आस्था को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो चारों भी मुस्कुराने लगे। आहान मुस्कुराते हुए बोला, भाभी को देखकर ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे खड़ूस और राक्षस भाई की जिंदगी में ऐसी लड़की ही आनी चाहिए थी, क्योंकि भाई अगर आग है तो भाभी पानी की तरह एकदम शांत। तभी आलोक जी कहने लगे, आस्था बेटा, आओ मैं तुम्हें इस परिवार से मिलाता हूँ। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि इस घर में कोई और औरत नहीं है। यहाँ ये चारों ही हैं। सच बताऊं तो ये चारों सिर्फ मेरी फैमिली का हिस्सा ही नहीं बल्कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है। जितना प्यार मैं अरमान से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा शायद मैं इन चारों से करता हूँ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा वो चारों मुंह खोले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दादाजी ने आगे कहा, आस्था बेटा, ये आहान है, ये अरमान का कजन ब्रदर है और मेरा छोटा पोता। ये हमारे साथ यहीं सिंघानिया मैंशन में रहता है। ये अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। आहान का इंट्रोडक्शन सुनकर आस्था ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखा। दादाजी आकाश की ओर देखते हुए बोले, बेटा, ये आकाश शहर के फेमस 7 स्टार होटल का मालिक है और हमारे पास वाला जो विला है वो इसी का है। लेकिन हमारे कहने से ये अपने विला में कम सिंघानिया मेंशन में ज्यादा रहता है। दादाजी, यहाँ मेरा दिल थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाता। वैसे भी मेरे पापा विदेश में रहते हैं और वो मुझसे कभी कभार ही मिलने आते हैं। आकाश की मां की डेथ विदेश में कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद आकाश हमेशा के लिए इंडिया में शिफ्ट हो गया। विदेश में रहना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ की यादें थी। अब दादाजी सुमित की ओर मुड़ गए और बोले, बेटा, ये सुमित अग्रवाल शहर का मशहूर बिजनेसमैन है। कम से कम 600-700 लोग इसके नीचे काम करते हैं, लेकिन मजाल है जो इसमें इतना सा भी घमंड हो। सुमित यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपने बंगलों में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अभी फिलहाल अरमान की शादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट हुआ है। दादाजी ने एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन आस्था से करवा दिया। दादाजी ने आस्था को समझाते हुए कहा, बेटा, ये हमारा छोटा सा परिवार है और अब तुम इस परिवार का सबसे खास हिस्सा हो।
क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू और अरमान की बीवी हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दिल से इस फैमिली को अपनाओगी। दादाजी के ये कहते ही आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। पिछली रात को हुआ सारा इंसिडेंट उसके सामने एक एक करके घूमने लगा। आस्था उन चारों पर से नजरें हटाकर अब पूरे घर को देखने लगी। कहने को तो पूरा घर महल के जैसा था, लेकिन घर ब्लैक और डार्क कलर के थीम से सजा था, जो दिखने में डरावना और किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था। दादाजी ने आस्था की आंखों में आए सवालों को देख लिया। वो बोले, घर की थीम डार्क है, ये तुम्हें खास पसंद नहीं आ रही है ना? और तुम्हें एकदम भूतिया वाली फीलिंग आ रही होगी। लेकिन हम क्या करें, इस घर में तुम्हारे पति अरमान सिंघानिया का राज चलता है और हम चाहते हैं कि तुम उस अरमान सिंघानिया पर राज करो। ध्रुव भी जल्दी से आस्था को समझाते हुए बोला, भाभी प्लीज आप इस तरह अरमान भाई से मत डरो। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, माना कि उन्हें लड़कियों से कुछ ज्यादा ही नफरत है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी औरतों को लेकर इस सोच को बदल दोगी। और हम सब तो हैं ही आपके साथ, इसलिए आप ज्यादा फिक्र मत करो, हम सब संभालेंगे। आस्था ने जैसे ही अरमान के मिजाज और लड़कियों से नफरत के बारे में सुना तो उसे काफी डर लगने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, अरमान लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है, और इतनी हद तक नफरत करता है कि पूरे बंगलों में कोई भी वर्कर लेडी तक नहीं है, और शायद इसीलिए मुझे अपने रूम में देखकर उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। ये सोचते ही आस्था का गला सूखने लगा। तभी दादाजी हल्की तेज आवाज में कहने लगे, चुप करो नालायकों, अगर इस तरह से तुम सब बहू को डराने लग जाओगे तो ये किस तरह से अरमान के बारे में सोचेगी और कैसे अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगी। तुम्हें इसे हौसला देना है, ना कि इसे डराना है। और रही बात हमारी, तो हम आज हैं, कल नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले अपने पोते और आस्था को इस घर में सुकून और चैन से जिंदगी जीते हुए देख सके। शायद तब हमारा गिल्ट कुछ कम हो जाए। आहान हैरानी से बोला, क्या बात है दादाजी, आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं? तभी सुमित आगे आया और कहने लगा, ट्रस्ट मी दादाजी, अरमान ने कल रात हमसे रूडली बात की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर आस्था अपना सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि दादाजी किस बारे में बात कर रहे थे। तभी मायूस दादाजी आस्था के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब उन चारों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। तब ध्रुव आगे आया और दादाजी के हाथों को पकड़कर नीचे कर दिया। आखिर बात क्या है दादाजी, आप इस तरह से भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? दादाजी उन चारों की ओर मुड़कर बोले, तुम चारों ये बात अच्छे से जानते हो कि हम चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं, और हमें इस बात का गिल्ट है कि हमने आस्था बेटी को अरमान से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या? जैसे ही उन चारों ने ये सुना, उनका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, और तभी वो चारों हैरानी से बोलने लगे, दादाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद अरमान भाई को लड़की दिखाने के लिए लेकर गए थे ना, तो फिर शादी के लिए मजबूर, इसका क्या मतलब है? और आप प्रियंका भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़कर खड़े हुए हैं? आस्था के दिल में ये सारी बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दादाजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम तुम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि ये प्रियंका नहीं, आस्था है। प्रियंका तो शादी के दिन मंडप से भाग गई थी, तब हमें मजबूरन प्रियंका की जगह उसकी कजन आस्था को शादी के मंडप में बैठाना पड़ा। आकाश टेंशन में आकर बोला, दादाजी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अरमान को इस बात का पता चला तो वो कितने गुस्से में आ जाएगा, और वो अपने गुस्से में क्या कुछ कर सकता है ये हमसे छुपा नहीं है। आप जानते हैं ना, उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन हम क्या करते? उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए आज हम तुम लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं, ताकि अरमान कोई गलत कदम ना उठा पाए। आहान ने डरते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि अरमान ब्रो को जब इस सच के बारे में पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको गोली से उड़ा देंगे। आहान की बात सुनकर आस्था को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। वो जोरों से खांसने लगी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए। उसकी हालत देखकर
ध्रुव ने आस्था को सोफे पर बिठाया और उसके लिए पानी लेकर आ गया। उसने उसे पानी पिलाया और शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब आस्था थोड़ी शांत हुई तो घबराते हुए पूछा, दादाजी, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये शादी कर लेती हूँ तो मेरे परिवार पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। फिर आहान भाई ये क्या कह रहे हैं? क्या आपके पोते मिस्टर अरमान सिंघानिया वाकई मेरे परिवार का कत्ल कर देंगे? आस्था के चेहरे पर उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर दादाजी ने जल्दी से आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव की ओर कुछ इशारा किया। वो सब जल्दी से दादाजी की बात समझते हुए एक एक करके कहने लगे, अरे भाभी, आहान तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप ये सब छोड़िए और बिल्कुल चिल कीजिए। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही हम सब अरमान भाई को आपको हर्ट करने देंगे। डोंट वरी, आपके चार देवर यहाँ मौजूद हैं जो आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप सब अलग अलग रहते हो, सिर्फ आहान जी ही यहाँ रहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने आहान को आहान जी कहा, आहान की आईब्रोज अप हो गई। आहान खुशी से आगे आया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आस्था के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी, एक बार फिर से मुझे आहान जी कहिए। आप नहीं जानती हैं भाभी, आज तक मैंने अपने लिए कामचोर, गधा, नालायक ऐसे ही शब्द सुने, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है। मन तो धन्य हो गया भाभी। आप जल्दी बताइए, आपके चरण कहाँ हैं? इतनी टेंशन वाले माहौल में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। माहौल को थोड़ा लाइट होता देखकर दादाजी आस्था की ओर देखते हुए बोले, बेटा, भले ही ये सब यहाँ ना रहते हो, लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं रहते हैं, आस पास ही रहते हैं। तुम ये लो अपना नया फोन, हमने इसमें तुम्हारे इन चारों नालायक देवरों के नंबर सेव भी कर दिए हैं। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम्हें सिर्फ इन्हें बताना होगा। ये कहकर दादाजी ने आस्था की तरफ एक फोन बढ़ा दिया। आस्था उम्मीद भरी नजरों से चारों की तरफ देखने लगी। दादाजी जितनी आसानी से आस्था को ये सब समझा रहे थे, क्या सच में ये इतना ही आसान था? क्या होगा जब अरमान को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा? क्या आस्था इस परिवार में अपनी नई जिंदगी को संभाल पाएगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में। लोग आस्था के हाथ का बनाया खाना खाकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आस्था ने सभी के लिए 2-2 पराठे बनाए थे और पलक झपकते ही सारे पराठे खत्म हो गए थे। आखिरी में सिर्फ एक पराठा बचा जिस पर ध्रुव की नजर थी। जल्दी जल्दी ध्रुव अपना पहला पराठा खत्म कर रहा था ताकि कोई और उस आखिरी पराठे को ना ले ले। ध्रुव के साथ साथ बाकी चारों की नजरें भी उस पराठे पर थी। जैसे ही सबने अपने अपने पराठे खत्म किए, सभी एक साथ उस पराठे पर झपट पड़े। ध्रुव ने कहा, देखो भाई, मैंने कम खाया, मुझे खाने दो। लेकिन आकाश ने भी पराठा पकड़ लिया था। उसी समय सुमित और आहान भी उनके हाथों पर टूट पड़े और बोले, हमें भी ये पराठा खाना है। तभी अचानक दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, ये क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि यहाँ बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा डॉक्टर और होटल का मालिक मौजूद है जो एक पराठे के लिए बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये कहकर दादाजी ने उन्हें आंखें दिखाई और पराठा वापस एक प्लेट में रखवा दिया। सभी सिर झुकाकर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। तभी दादाजी ने मौका देखकर उस पराठे को उठाया और खुद खाने लगे। दादाजी को ऐसी हरकत करते देख सभी हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पराठा खाने के बाद दादाजी ने एक लंबी डकार ली और जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी को हंसते देख बाकी सब भी हंसने लगे। आस्था भी मुस्कुराने लगी। तब दादाजी बोले, वाह बच्ची, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सचमुच बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा है कि आज हमारी आत्मा भी तृप्त हो गई, वरना हम तो घर के खाने का स्वाद तो भूल ही चुके थे। ये कहकर दादाजी ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आस्था की ओर बढ़ाया। आस्था सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। तब दादाजी बोले, बेटा रख लो, ये तुम्हारा शगुन है और शगुन को मना नहीं करते। ये सुनकर आस्था ने वो गिफ्ट बॉक्स ले लिया। ध्रुव ने उत्साह से कहा, अरे भाभी, बॉक्स खोलकर देखो ना, आखिर दादाजी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। सबके आग्रह पर आस्था ने जल्दी से बॉक्स खोला और जैसे ही उसने देखा, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट था जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसे देखकर ही लग रहा था कि ये बहुत महंगा है।
तो आस्था बोली, लेकिन दादाजी, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। दादाजी मुस्कुराए, आस्था के पास आए, उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, हाँ बेटा, ये महंगा होगा, लेकिन हमारी बहू से ज्यादा कीमती नहीं है। ये कहकर दादाजी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। तभी ध्रुव, सुमित, आकाश और आहान उदास चेहरों के साथ आस्था के सामने आए और बोले, सॉरी भाभी, हम तो आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाए। दरअसल हमें पता ही नहीं था कि इस तरह शगुन देने की रस्म होती है, और जब भाभी पहली बार खाना बनाती है तो उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन वादा रहा, मैं आपको जल्द ही आपका गिफ्ट दे दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आप सबने मुझे पहले ही अपना गिफ्ट दे दिया है। मुझे अब किसी और गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चारों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोले, गिफ्ट? लेकिन भाभी, हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने आपको गिफ्ट दे दिया? आस्था मुस्कुराते हुए आहान के पास गई और बोली, आहान जी, मुझे आप में छोटा भाई मिला है, क्या ये गिफ्ट से कम है? और आकाश जी, सुमित जी के रूप में मुझे बड़े भाई और दोस्त मिले हैं। और ध्रुव जी, वो तो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं। सही मायने में आप सब ने बिना मांगे मुझे पहले ही गिफ्ट दे दिया है। ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे और उनकी आंखें हल्की सी नम हो गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें इतना प्यार और अपनापन दिखाया था। तभी अचानक ध्रुव को कुछ याद आया। अरे इस चक्कर में तो भूल ही गया, आज मेरी एक बहुत जरूरी सर्जरी है, मुझे अब निकलना होगा। ये कहकर ध्रुव ने आस्था और बाकियों से विदा ली और वहाँ से चला गया। तब आहान, सुमित और आकाश भी बोले, हाँ भाभी, दरअसल मुझे भी होटल जाना है, मुझे आज वहाँ एक क्लाइंट से मिलना है। ये कहकर सुमित और आकाश भी वहाँ से चले गए। सुमित भी किसी बिजनेस डील का बहाना बनाकर जाने लगा। कहीं न कहीं वो सब इसलिए वहाँ से जाना चाहते थे क्योंकि वो आस्था के लिए सचमुच कोई गिफ्ट लाना चाहते थे। आहान ने कहा, मुझे एक जरूरी असाइनमेंट पूरा करना है और मैं वादा करता हूँ कि मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा, फिर आपके साथ ढेर सारे गप्पे मारूंगा। ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया। सबके जाने के बाद आस्था अकेले होने पर अपने मन में एक उलझन महसूस कर रही थी। उसे नए रिश्ते तो मिले, लेकिन अरमान के बारे में सोचकर उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर उसे प्रियंका दीदी का सच पता चला तो क्या होगा। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाती। सुबह कामकाज के बाद कपड़े गंदे हो जाते हैं तो वो अपनी नानी के दिए सुंदर पिंक सूट में तैयार होती है और हल्का सा मेकअप करके बाहर निकलती है। शाम का सुहावना माहौल देखकर वो गार्डन की ओर जाती है, जहाँ उसे एक अजनबी आदमी पौधे पर दवा छिड़कते और कैंची से काटते दिखता है। आस्था तेज कदमों से उसके पास जाती है और डरकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो आदमी हैरानी से अपनी गहरी आंखों से उसे देखता है और दोनों के बीच कुछ पल की अजीब सी खामोशी बन जाती है। तभी आस्था गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? तुम इस तरह पौधों को काट कर उन्हें खत्म नहीं कर सकते, ये गलत है। आस्था के इतना कहते ही उस आदमी के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं। मुझे इस तरह गुस्से से क्यों घूर रहे हो? तुम्हें पता है इस घर में एक बंदूक वाला मॉन्स्टर रहता है जो बात बात पर बंदूक चला देता है। अगर उसने तुम्हें उसके गार्डन के फूल काटते देख लिया तो वो तुम्हारा कीमा बना देगा, समझे? आस्था की बात सुनकर अरमान हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि उसके ही घर में उससे इतनी ऊंची आवाज में बात करने वाली ये लड़की आखिर है कौन? अरमान को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का बहुत शौक था। वो अपने पौधों पर जरा सा भी सूखापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके गार्डन में दुनिया के सबसे महंगे पौधे थे जिनकी देखभाल वो खुद करता था। अभी भी वो बड़े प्यार से पौधों की छटाई कर रहा था, लेकिन आस्था ने इसे गलत समझ लिया। उसने सोचा कि शायद ये कोई नौकर या माली है जो पौधों को काट रहा है। उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि सूखे पत्तों की छटाई कर रहा था। आस्था को इस तरह चटपट बातें करते देख अरमान अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूरने लगा। आस्था ने उसकी ओर देखकर कहा, हद है यार, मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही घूर रहे हो। अभी भी मौका है। वो मॉन्स्टर 2 दिन के लिए पेरिस गया है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और भाग जाओ। वैसे भी आस्था बहुत कम लोगों को सलाह देती है। मेरी सलाह लो या ना लो, तुम्हारी मर्जी।
इतना कहकर आस्था जैसे ही वहाँ से जाने को मुड़ी, अरमान ने अपनी बड़ी सी कैंची फेंक दी और आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आस्था उस पर अरमान के बहुत करीब थी, उसके सीने से लगी हुई। एक पल के लिए अरमान उसकी खूबसूरती में खो सा गया, लेकिन आस्था उसकी इस हरकत से हैरान हो गई और बोली, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ के खींचने की? एक मामूली नौकर हो, नौकर ही बनकर रहो, समझे? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। आस्था की बात सुनकर अरमान गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की है और तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। आस्था की हैरानी का ठिकाना न रहा। गुस्से में उसने अरमान से अपना हाथ छुड़ाया और थोड़ा पीछे हटकर बोली, अरे वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे एक तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? आस्था ने अपना एक हाथ सिर पर मारा और सोचने लगी कि लगता है उस खतरनाक बंदूक वाले मॉन्स्टर ने अपने जैसे ही नौकर रखे हैं। वो बोली, तुम्हें तड़ी नहीं पता? देखो, तड़ी का मतलब है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। तभी अचानक आहान, जो कॉलेज से जल्दी लौट आया था, बिना किसी पार्टी में जाए आस्था के साथ समय बिताने के लिए घर आ गया। उसकी नजर आस्था और अरमान पर पड़ी तो वो पूरी तरह हैरान रह गया। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आस्था ने आहान को देखकर कहा, अरे आहान जी, आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो कहा था कि आप रात 8 बजे के बाद आएंगे। आहान कभी अरमान को देख रहा था तो कभी आस्था को। वो मन ही मन सोच रहा था कि कल रात तो भाभी इतनी डरी हुई थी कि थर थर कांप रही थी, लेकिन अब ये अरमान भाई के सामने शेरनी बनकर खड़ी है। लगता है दादाजी ठीक ही सोच रहे थे कि अरमान भाई को अगर कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ आस्था भाभी ही है। तभी अरमान ने गुस्से से आहान को घूरते हुए कहा, कौन है ये लड़की? तुम इसे जानते हो? और ये यहाँ क्या कर रही है? आहान कुछ जवाब देता इससे पहले आस्था उसके सामने खड़ी हो गई और अरमान की ओर देखकर बोली, अरे वाह, ये किस तरह की बातें कर रहे हो अपने मालिक से? तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि किस तरह से बात करते हैं, और वो तुम्हारे मालिक हैं। तुम अपने मालिक से इस तरह बात करोगे? आहान ने आस्था की बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लिया। वो समझ गया कि आस्था को कोई गलतफहमी हो गई है और वो अरमान को कोई मामूली नौकर समझ रही है। आहान मन ही मन आस्था के लिए दुआ करने लगा कि आज उसकी प्यारी भाभी का इस घर में आखिरी दिन है, क्योंकि अरमान के सामने तो कोई ठीक से बात भी नहीं कर सकता और यहाँ आस्था भाभी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं। आहान ने आस्था से कहा, अब मेरी बात सुनिए, आपको अभी अंदर जाना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आकर आपको सब समझाता हूँ। ये कहकर उसने आस्था को अंदर जाने का इशारा किया, क्योंकि वो अरमान के सामने जानबूझकर आस्था को भाभी नहीं कह सकता था। उसे दादाजी की बात याद थी कि अरमान को ये नहीं पता है कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हुई है। तभी अरमान ने गुस्से से आहान को घूरा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने गुस्से से आहान को जलाकर राख कर देगा। आस्था ने आहान की ओर देखकर कहा, लेकिन आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं तो इस पागल नौकर को समझा रही थी कि इस तरह पौधे तोड़कर ना फेंके, उन्हें ना काटे। अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मॉन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो इसे बचाने आई थी। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। आस्था ने अपने भोलेपन में ये सब आहान से कह दिया। क्या होगा जब आस्था को पता लगेगा कि जिसे वो माली समझ रही है वो अरमान है। आस्था ने अपने भोलेपन में ये सब आहान से कह दिया। आहान ने दांतों तले उंगली दबा ली और मन ही मन सोचने लगा, भाभी, वाकई आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत कीमती था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अरमान भाई को उनके सामने बंदूक वाला मॉन्स्टर कहने की वजह से वो आपकी जान ले लेंगे। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। वो आस्था को प्यार भरी नजरों से देखने लगा और मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। तभी अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए गार्डन से हॉल में ले आया। आहान पीछे से चिल्लाता रहा, भाई सुनो, भाई सुनो, छोड़ दो उन्हें, भाई प्लीज मेरी बात सुनो, छोड़ो।
वो अरमान के पीछे पीछे दौड़ने लगा। साथ ही उसने आकाश, सुमित और ध्रुव को ग्रुप मैसेज किया। सब जल्दी घर पहुंचो, यहाँ तूफान आने वाला है। आहान की आवाज सुनकर दादाजी भी वहां आ गए। अरमान का हाथ आस्था की कलाई में देखकर वो भी थोड़ा डर गए। वो जल्दी से उनकी ओर आए और बोले, अरमान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? दादाजी की तेज आवाज सुनकर आस्था की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी। उसे अपनी सारी बातें याद आने लगी और उसके हाथ पैर कांपने लगे। अरमान का नाम ही उसे डराने के लिए काफी था और अब साक्षात अरमान उसके सामने खड़ा था। डर के मारे आस्था बेहोश होकर अरमान की बाहों में झूल गई। आस्था को बेहोश होते देख आहान चिल्ला उठा। दादाजी भी परेशान हो गए। तब तक ध्रुव, आकाश और सुमित, जो पहले से ही रास्ते में थे, सिंघानिया मैंशन पहुंच गए। आस्था को इस हालत में देखकर वो सब परेशान हो गए। जल्दी से आस्था को हॉल के सोफे पर लिटाया गया। सभी गुस्से से अरमान की ओर देखने लगे। मैं तो कह रहा था भाई रुक जाइए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। देखिए वो बेहोश हो गई। आकाश ने कहा। अरमान, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ध्रुव बोला। कम से कम एक बार बात तो सुन लेते। वो तो इतनी मासूम है, तुम्हें देखकर इतना डर गई, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी उसको हाथ से घसीटकर हॉल में लाने की? दादाजी ने कहा। अरमान, और कितनी गलतियां करोगे? आज तो तुमने हद पार कर दी। सब अलग अलग तरीके से अरमान को डांट रहे थे। अरमान अब बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक एक अनजान लड़की के लिए उसे क्यों डांट रहे हैं। वो जोर से चिल्लाया। बस कीजिए आप लोग। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ये लड़की है कौन? क्या आप सबको इसकी इतनी फिक्र हो रही है? अरमान के सवाल से सबके होश उड़ गए। वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर दादाजी की ओर इशारा करने लगे। दादाजी समझ गए कि वो सब क्या कहना चाहते हैं। वो सब अरमान के सामने खड़े हो गए और बोले, ये आस्था है, आस्था अरमान सिंघानिया। ये सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने 2 उंगलियां अपने माथे पर रखी और गुस्से से टैप करने लगा। चारों दोस्त सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे। वो जानते थे कि जब अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो ऐसा ही करता है। दादाजी ने देखा कि अरमान का गुस्सा बेकाबू हो रहा है। वो बस उसके सामने खड़े हो गए और बोले, हम जानते हैं कि ये सब सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। हम मानते हैं कि हमने तुम्हारी शादी प्रियंका से तय की थी, लेकिन शादी वाले दिन प्रियंका मंडप से भाग गई। मजबूरी में हमने प्रियंका की कजिन आस्था को शादी के लिए मजबूर किया और खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे मंडप पर बैठाया। अरमान गुस्से से लाल आंखों से दादाजी को घूरने लगा। दादाजी ने फिर कहा, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमने जो किया वो खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। ठंडे दिमाग से सोचो अरमान, गुस्सा करने से स्थिति नहीं बदलेगी। अरमान ने अपने सिर पर 2-3 बार टैप करते हुए कहा, आपने गलती की दादाजी, बहुत बड़ी गलती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझे पहले बता देना चाहिए था। गलती कर दी दादाजी। ये कहकर वो बेहोश आस्था को गुस्से भरी नजरों से देखता हुआ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अरमान अपने कमरे में गया, वहां से सामान टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। चारों दोस्त हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगे और बोले, दादाजी अब क्या करें? अरमान भाई का गुस्सा तो बेकाबू हो गया है। आप जानते हैं जब उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो बेजान चीजों को भी तोड़फोड़ देते हैं। पिछले महीने ही उनका कमरा रेनोवेट हुआ था। सारी चीजें विदेश से मंगवाई गई थी। अब फिर से रेनोवेशन टीम बुलानी पड़ेगी। आकाश की बात सुनकर दादाजी उसकी ओर देखकर बोले, अपनी फालतू बकवास बंद कर नालायक। फिर ध्रुव की ओर देखकर कहा, तू वाकई डॉक्टर है या नहीं? तुझे दिखाई नहीं देता कि बहू कब से बेहोश पड़ी है? जाकर उसका इलाज क्यों नहीं करता? ध्रुव जल्दी से आगे आया और बोला, सॉरी दादाजी, अरमान भाई को गुस्से में देखकर मेरा दिमाग फ्रीज हो गया था। भाभी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। उसने जल्दी से आस्था को चेक किया और एक इंजेक्शन दिया। दादाजी की ओर देखकर बोला, दादाजी घबराने की बात नहीं है। भाभी डर की वजह से बेहोश हुई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ये सुनकर दादाजी ने राहत की सांस ली।
तभी अचानक अरमान के कमरे से बंदूक फायर होने की आवाज आई। अब जैसे ही दादाजी और चारों दोस्तों ने अरमान के कमरे से बंदूक की आवाज सुनी तो वो सब घबरा गए। आहान तो पत्थर की तरह जम गया। सब अरमान के कमरे की ओर भागे। दादाजी पसीने से तर हो गए। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर पहुंच सके, लेकिन आस्था की ओर एक नजर डालते हुए वो जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अरमान का शानदार मास्टर बेडरूम कबाड़ खाना बन चुका था। बीच में अरमान घुटनों के बल बैठा एक टक उस दिशा में देख रहा था जहां उसने रैंडमली 3 फायर किए थे। दादाजी धीरे धीरे आगे बढ़े। ये सब देखकर उनकी जान में जान आई कि कम से कम अरमान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अरमान के हाथ से खून बह रहा था जो सबकी नजरों से छिपा नहीं था। दादाजी जो मुश्किल से वहां पहुंचे थे, उनकी सांसें उखड़ने लगी। आकाश, सुमित और ध्रुव ने दादाजी को संभालने की कोशिश की, लेकिन आहान पत्थर की तरह जमा रहा। उसे लगा कि उसने अरमान भाई को हमेशा के लिए खो दिया। अरमान ने शुरू से आहान का बचपन से ही खास ख्याल रखा था। आहान अरमान का कजिन था, लेकिन बचपन से ही अरमान के साथ रहा था। माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत उसे अरमान से थी, इसीलिए आज उसकी हालत को देखकर आहान का शरीर जम सा गया। दादाजी की सांसें उखड़ने पर अरमान के कानों में तीनों की घबराई आवाजें गूंजी। आकाश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ये क्या किया तूने अरमान? देख दादाजी को क्या हो रहा है। होश में आओ, यहाँ देखो। तीनों के चिल्लाने पर अरमान होश में आया। दादाजी की सांसें उखड़ती देख उसकी हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से ध्रुव से कहा, ध्रुव जल्दी करो, गाड़ी निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। तीनों अरमान को गुस्से से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दादाजी और आहान की हालत अरमान की वजह से खराब है। दादाजी को अस्पताल ले जाते वक्त अरमान की नजर आहान पर पड़ी। वो रुका और तुरंत आहान को गले से लगा लिया। अरमान के गले लगते ही आहान फूट फूट कर रोने लगा। सभी इमोशनल हो गए, लेकिन दादाजी की बढ़ती सांसों का एहसास होने पर ध्यान उधर चला गया। सब जल्दी अस्पताल की ओर रवाना हो गए। दादाजी को सीढ़ियों से उतारते वक्त सबकी नजर आस्था पर पड़ रही थी, जो अभी भी बेहोश सोफे पर लेटी थी। आखिर में अरमान की नजर पड़ी। उसने गुस्से और नफरत से आस्था को देखा, क्योंकि दादाजी की हालत का जिम्मेदार वो सिर्फ आस्था को मान रहा था। आकाश ने समझदारी दिखाते हुए देव को सिंघानिया मैंशन में रुकने को कहा, क्योंकि आस्था को कभी भी होश आ सकता था और होश आने पर घर में किसी को ना पाकर वो परेशान हो सकती थी। देव को समझाया कि आस्था को होश आने पर बता देना कि सब ठीक है। दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो अस्पताल ले गए हैं। ये कहकर सब जल्दी निकल गए। अरमान चारों दोस्तों समेत दादाजी को लेकर अस्पताल रवाना हो गया। उनकी गाड़ी के आगे पीछे 4-5 सिक्योरिटी गाड़ियां चल रही थी। अरमान सिंघानिया की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई आम आदमी उन तक ना पहुंच पाता। जल्दी ही वे शहर के मशहूर अस्पताल पहुंच गए। दादाजी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। उधर उनके जाने के कुछ देर बाद आस्था को होश आया। आस्था की आंखें खुलते ही वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके सामने बार बार अरमान का गुस्सैल चेहरा घूम रहा था। सिर बहुत दुख रहा था। आसपास अजीब खामोशी महसूस हुई। आस्था ने चारों तरफ देखा और एहसास हुआ कि वो अकेली है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। हल्के से आवाज लगाई, दादाजी? कोई जवाब नहीं मिला। आहान जी, आकाश जी, ध्रुव भैया। सबको एक एक करके पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। आस्था पूरे घर में ढूंढते हुए दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी देव ने उसका रास्ता रोक लिया। आस्था उस अनजान लड़के को देख हैरान हो गई। वो डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था, वेल मैनर्ड कपड़ों में, जो बताते थे कि वो भी कोई खास आदमी है। आस्था ने कहा, जी आप कौन हैं? अरमान के साथ अनजाने में बदतमीजी करने के बाद आस्था सावधान थी। वो देव से सीधे पूछने लगी, जी आप कौन हैं? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? देव ने आस्था को एक नजर देखा, फिर पोलाइट तरीके से सिर झुकाया। आखिर
लेडी बॉस के सामने जो था वो बोला, मैम, इस वक्त घर पर कोई नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकती। आस्था हैरान हो गई और बोली, घर पर कोई नहीं? मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो दादाजी, आकाश जी, सुमित भैया, ध्रुव जी और आहान भी यहाँ थे। सब कहाँ चले गए? जानबूझकर उसने अरमान का नाम नहीं लिया। देव ने मन ही मन सोचा कि मैडम ने सबके नाम लिए, लेकिन बॉस का नाम क्यों नहीं? लेकिन उसने ज्यादा ना सोचा और बोला, जी एक्चुअली मैम, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। सब उनके साथ हैं। ये सुनकर आस्था घबरा गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं? दादाजी को क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। देव ने मना किया। सॉरी मैम, लेकिन अरमान सर ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती। आस्था गुस्से से बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, दादाजी को देखने के लिए। आस्था हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ जाती थी। यहाँ तो दादा ससुर की बात थी। घर आने के बाद दादाजी ने सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास दिखाया था, इसीलिए आस्था बेचैन हो गई। उसने देव से कहा, अगर आप मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते तो मैं अकेली चली जाऊंगी। ये कहकर वो देव का हाथ हटाकर आगे बढ़ी। देव मजबूर हो गया, लेकिन वो आस्था को अकेले नहीं जाने दे सकता था। वो बोला, रुकिए मैम, आप अकेली बाहर नहीं जा सकती। अगर हॉस्पिटल जाना ही चाहती हैं तो मैं ले चलता हूँ। आस्था ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और देव के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। उधर दादाजी को दूसरा हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बारे में डॉक्टर ने सबको बता दिया। अरमान परेशान हो गया और इसका जिम्मेदार वो आस्था को मानने लगा। अगर आस्था ना आती तो वो गुस्सा ना करता और दादाजी सदमे में ना जाते। ये सोचकर अरमान का गुस्सा और बढ़ गया। तभी ध्रुव, जो दादाजी के साथ था, नम आंखों से बाहर आया और अरमान से बोला, दादाजी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरमान ब्रो, मैंने पहले ही कहा था, पहले हार्ट अटैक के बाद दादाजी का ख्याल रखना चाहिए था, उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना होगा। लेकिन आज फिर दूसरा अटैक आया है। दुख के साथ कह रहा हूं, अगर फिर अटैक आया तो शायद बचा ना पाए। ध्रुव की बात सुन अरमान कंट्रोल खो बैठा। उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, क्या तू पागल हो गया है? दादाजी के बारे में बात कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चाहे कुछ भी हो, दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लो, समझे? आकाश और सुमित ने मिलकर ध्रुव को छुड़ाया। ध्रुव इमोशनल हो गया और बोला, हर बार दादाजी की तबीयत सिर्फ आपकी वजह से खराब होती है अरमान भाई, आप माने या ना माने। क्या अपने दादाजी को खो देगा अरमान? क्या होगा आस्था का दादाजी के ना होने के बाद? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में। हर बार दादाजी की तबीयत सिर्फ तुम्हारे वजह से खराब होती है भाई, तुम मानो या ना मानो। ध्रुव की बात सुनते ही अरमान ने उसका कॉलर छोड़ दिया। वो कमरे से निकलकर अस्पताल के कॉरिडोर में एक शांत जगह पर जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। आकाश और सुमित बोले, ध्रुव, तुम्हें अरमान से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम जानते हो वो कितना इमोशनल है। आकाश और सुमित आहान को बाहर ले गए और समझाने लगे। आहान, तुम्हें छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम दादाजी के सामने ऐसे गुमसुम रहोगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। थोड़ी हिम्मत और डेयरिंग दिखाओ। वो उसे दिलासा देने लगे। ध्रुव दादाजी के पास रुक गया। इधर अरमान आंखें बंद कर दादाजी के पहले हार्ट अटैक के बारे में सोचने लगा। जब दादाजी को पहला हार्ट अटैक आया था, अरमान बहुत डर गया था। वो किसी भी कीमत पर दादाजी को नहीं खो सकता था। उसकी जिंदगी में दोस्तों और दादाजी के अलावा कोई और रिश्ता नहीं था। वो ही उसकी फैमिली थे। तब दादाजी ने उससे शादी करने को कहा था। अरमान सिर्फ दादाजी को जल्दी ठीक देखना चाहता था, इसीलिए उसने हाँ कह दिया था। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी। चाहे तो किसी भी लड़की से मेरी शादी करवा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लड़की बिल्कुल खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। दादाजी उसकी शर्त सुनकर हैरान और परेशान हो गए, लेकिन खुश थे कि अरमान ने शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन अब जब अरमान को पता चला कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं
बल्कि आस्था से हुई है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। आस्था की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे आस्था दिखाई दी। अरमान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वो आस्था को यहाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, लेकिन आस्था दादाजी की फिक्र में दौड़ती चली आ रही थी। उसे किसी और चीज का होश नहीं था। अरमान तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। आस्था तेजी से दादाजी के कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने अरमान सिंघानिया खड़ा था। अरमान गुस्से से लाल आंखों के साथ उसे घूर रहा था। दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के? दादाजी की ऐसी हालत करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला क्या कि यहाँ चली आई? वो सोचने लगी कि अरमान ये क्या कह रहे हैं। उसने ऐसा क्या किया? दादाजी की हालत उसकी वजह से कैसे बिगड़ी? आस्था ने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोली, मुझे दादाजी से मिलना है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। ये कहकर जैसे ही आस्था अरमान के बगल से जाने लगी, अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर उसी जगह ले गया जहां वो पहले खड़ा था। आस्था को दीवार के सहारे लगाकर आंखों में आंखें डालकर बोला, डोंट यू डेयर। दादाजी के करीब जाने का सोचा भी मत। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी खूबसूरती का जाल मुझ पर, मेरे दादाजी या मेरे परिवार पर चला सकती हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे कभी रिझा नहीं पाएगी, समझे? अरमान की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी और असमंजस से फैल गईं। उसके पास शब्द खत्म हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े इंसान से क्या कहे। अरमान गुस्से में उसे सुनाई जा रहा था और उसका ये बर्ताव देख आस्था का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अरमान की आंखों में देख सके। इससे पहले कि अरमान कुछ और कहता, उसे पीछे से अपने बॉडीगार्ड और असिस्टेंट देव की आवाज सुनाई दी। अरमान आस्था को घूरते हुए बोला, यस बोलो। बॉस, दादाजी को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही अरमान ने आस्था का हाथ छोड़ दिया और बड़े बड़े कदमों से दादाजी के कमरे की ओर चला गया। देव ने अफसोस भरी नजरों से आस्था को देखा। मन ही मन सोचा, न जाने इस बेचारी का जन्म किस अशुभ घड़ी में हुआ जो ये अरमान जैसे मॉन्स्टर की बीवी बन गई। फिर खुद को डांटते हुए सोचा, मुझे बॉस के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर बॉस ने मेरे मन की बात पढ़ ली तो आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है। ये सोचकर देव जल्दी से वहां से खिसक गया। अरमान दादाजी के पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़कर देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो सपाट चेहरा लिए दादाजी को देख रहा था। दादाजी ने अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान, हम जानते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया वो तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन उस वक्त हमारी मजबूरी थी। बेटा, अब आस्था को दिल से अपनी बहू मान चुके हैं। हम चाहते हैं तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। दादाजी की बात सुनकर अरमान ने तुरंत उनका हाथ छोड़ दिया। उसने घूरकर उनकी ओर देखा और एक झटके से खड़ा हो गया। बोला, आप मुझे उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने को कैसे कह सकते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दादाजी, वो लड़की कभी मेरे जिंदगी में शामिल नहीं हो पाएगी। वो मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहेगी। भले ही वो यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन मैं उसे आपको बिल्कुल नहीं देखने दूंगा। आकाश और सुमित ने सुना कि आस्था अस्पताल में है। दोनों अरमान से बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो? भाभी यहाँ आई हैं और तूने उन्हें बाहर रोक रखा है। ये क्या किया तूने? भाभी तेरे बारे में क्या सोचेगी? अरमान उनकी बात सुनकर घूरने लगा और बोला, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या तुम लोगों ने ये भाभी भाभी लगा रखा है? हाँ, मेरी एक बात ना कान खोलकर सुन लो तुम। वो लड़की तुम्हारी कुछ नहीं लगती, समझे? तभी ध्रुव ने दादाजी की ओर देखा और फिर अरमान के पास जाकर बोला, अरमान भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप उनके सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप जानते हैं दादाजी कितने बीमार हैं। दादाजी गुस्से से अरमान को घूरने लगे और बोले, मगर तुम अभी और इसी वक्त हमारी बहू को हमारे पास नहीं लाए तो हम तुमसे हमारी चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लेंगे। अरमान दादाजी की ये बात सुनते ही जैसे बर्फ सा जम गया। आहान, जो पहले से दादाजी की तबीयत को लेकर सदमे में था, उनकी ये बात सुनकर उसका रंग उड़ गया। वो दौड़कर दादाजी के पैर पकड़कर रोने लगा। उस पल सभी की आंखें नम हो गईं। सब इमोशनल हो गए, सिवाय अरमान के, जो लाल आंखों से कभी दादाजी को तो कभी अपने दोस्तों और कजिन को घूर रहा था।
उसने अपनी 2 उंगलियों से माथे पर टैप करना शुरू कर दिया। सब समझ गए कि अरमान गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो गुस्से में ऐसा ही करता था। तभी ध्रुव ने अरमान का हाथ पकड़ा और उसे कोने में ले जाकर बोला, अरमान भाई, इस वक्त दिमाग से काम लीजिए। दादाजी आस्था भाभी से इमोशनली बहुत अटैच हो चुके हैं। अगर आप उन्हें आस्था भाभी से दूर रहने को कहेंगे या मिलने नहीं देंगे तो उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप वाकई दादाजी की जान बचाना चाहते हैं तो आपको आस्था भाभी को उनके पास रखना होगा। भले ही आप उन्हें दिल से एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन दादाजी की हेल्थ और खुशी के लिए उनके सामने तो अच्छे से बिहेव कर सकते हैं ना। अरमान ने ध्रुव की बात सुनते ही गुस्से में कहा, ये कैसी बातें कर रहा है तू मुझे उस लड़की के लिए एक्टिंग करने को कह रहा है? हाँ? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको भाभी के लिए एक्टिंग करने को नहीं कह रहा अरमान भाई, मैं आपके दादाजी के लिए कह रहा हूँ। इस वक्त दादाजी की हेल्थ सबसे जरूरी है। हम उनकी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। आपने उनकी बीमारी की वजह से ही शादी की थी, ये कैसे भूल सकते हैं? मुझे पता है शादी की सच्चाई जानकर आपको बुरा लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गुस्से और नफरत में दादाजी को खोने का रिस्क ले। ध्रुव की सीधी बात सुनकर अरमान सोच में पड़ गया। मन ही मन सोचने लगा, अगर वो लड़की दादाजी की जान बचाने के काम आ सकती है तो मैं उसे यूज करूंगा, उसे अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। ये सोचते हुए अरमान लंबे कदमों से आस्था की ओर बढ़ा। आस्था अरमान के बर्ताव से कांप रही थी। वो दीवार से लगकर खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक अरमान उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर उसे खींच लिया। आस्था अपनी खूबसूरत काली आंखों से उसे देखने लगी। उसका चेहरा मासूम बच्चे सा प्यारा और क्यूट लग रहा था। एक पल को आस्था की आंखों में आंसू देखकर अरमान के दिल में कुछ हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोला, वाकई तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। तुमने आते ही मेरे दादाजी पर कब्जा जमा लिया। अब वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी फिक्र करते हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। वाकई बहुत स्मार्ट हो तुम। इतने बड़े खानदान में, इतने बड़े घर में आकर तुमने सबसे पहले उस इंसान को निशाना बनाया जो तुम्हारे बहकावे में आसानी से आ सकता था। लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। भले तुमने ये छल कपट से मुझसे शादी की है, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम कभी अरमान सिंघानिया की बीवी नहीं बन पाओगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? भले तुमने अपने ये मासूम चेहरे से दादाजी को फंसा लिया हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरे सामने रहेंगे। अगर भूलकर भी एक आंसू दादाजी के सामने आया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दादाजी के सामने तुम कभी जाहिर नहीं होने दोगी कि अरमान सिंघानिया का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कल शादी हुई थी ना, आज ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जैसे ही दादाजी ठीक होंगे मैं डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाकर उन्हें बता दूंगा। आस्था की ये सुनते ही रूह कांप गई। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शादी को अभी 24 घंटे ही हुए हैं और उसका पति डिवोर्स की बात कर रहा है। उसे दादाजी और दोस्तों के सामने खुश रहने की एक्टिंग करने को कहा जा रहा है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। अरमान के ताकतवर ऑरा और उसकी आंखों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सवाल कर सके। वो सिर्फ अपनी हिरनी जैसी आंखों से उसे घूर रही थी। आस्था का इस तरह घूरना अरमान को चिढ़ा रहा था। वो अगले ही पल बोला, अपना ये होलिया ठीक करो, तुम्हें अभी दादाजी से मिलना है। आस्था ने बच्चे की तरह सिर हिलाया, आंसू पोंछे और अरमान के पीछे पीछे चलने लगी। जल्दी आस्था अरमान के पीछे कमरे में पहुंची। दादाजी को ऑक्सीजन मास्क लगाए देखकर उसके कदम ठिठक गए, आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। अरमान ने आस्था की ये हरकत नोटिस की, लेकिन चुप रहा। दादाजी ने बड़े प्यार से आस्था को पास बुलाया और उसका हाथ थाम लिया। आस्था दादाजी की हालत को देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी, लेकिन उसने आंसुओं को रोक रखा था। क्या अरमान अपना लेगा आस्था को दादाजी के कहने से, या फिर बढ़ेगी आस्था की मुश्किल? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में।